जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग 40,000 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि यूपीएससी के विभिन्न एग्जाम जैसे सीएसई, सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, एनडीए, जितने भी एग्जाम जो यूपीएससी कनेक्ट करवाता है उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस जितने भी ऑप्शन होते हैं सबको 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। प्लस इसमें जितने भी कीवर्ड आते हैं उन सब का नोट बनवा रहे हैं इस सीरीज में। तो आप लोग इस सीरीज को देख रहे हो और अच्छे तरीके से इसका नोट मेकिंग कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर रखे थे, 60 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। और ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि अपना टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से। यहाँ पे सारे क्लास का जितने भी क्लास ये वाला पीडीएफ है और भी जो पीडीएफ आएगा सब इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि ये जो ब्लैंक वाला पीडीएफ है, मैं ये पीडीएफ बोलता है कि शेयर कर देने के लिए। तो अगले जब 2023 का मैं पेपर सोल्व करवाऊँगा, अब से जितने भी पेपर सोल्व करवाऊँगा आपको ये वाला ब्लैंक पीडीएफ पहले दे दूँगा। आप उस पीडीएफ को पहले लगाओगे। हालांकि ये पीडीएफ यूपीएससी के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। अगर आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो हम इस वाले टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पहले खुद से क्वेश्चन लगाओगे, फिर हम जब बताएंगे तो यहाँ पे जो ये ब्लैंक जगह बचेगा उसमें जो भी नोट बनवाएंगे साथ में बनाते चलना, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप लोग अच्छे से कर पाओगे रिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 61 से आज शुरू करते हैं, क्योंकि 60 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी करवा चुके थे। तो वीडियो को पहले पॉज करो और जितने भी बच्चे ये पहले लगा रहे हो पहले खुद से लगाओ। उसके बाद जब हम बताएंगे तब देखना कि आप कहाँ पे सही कर रहे थे और मैंने जब बताया तो उसमें क्या डिफरेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़ो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। ये पॉलिटी का बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये जो भी पॉलिटी पढ़े हो, एक बार भी पढ़े हो तो उसको पता होगा। और आप लोग पीवाईक्यू करो डेली डेली, 1 घंटे पीवाईक्यू तो करते ही हो। साथ में स्टैटिक का जो भी बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी वगैरह जितने भी हैं आप लोग उसको पढ़ते रहो। और उसके बाद 1 घंटे टाइम निकालो सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कशन देखने के लिए, उसी में पूरा आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति के रूप में किसको रखा गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को रखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अब देखो, यहाँ से जो चीज़ हम समझा रहे हैं उस चीज़ को समझो, और अगर कहीं पे लिख रहे हो तो नोट बनाते जाओ। एक बारी नोट कंप्लीट हो जाएगा फिर रिवीजन करने में सही रहेगा। देखो यहाँ पे तो इसका आंसर ये तो हो गया, लेकिन हम इसको इसको सबको देखेंगे अभी बारी बारी से, सारे जितने भी कथन हैं सबको समझेंगे। तो पहले हुआ क्या था, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वहाँ पे देखना कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने के पहले संविधान सभा के अस्थायी सदस्य ये क्यों बना था, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सबसे बुजुर्ग थे वहाँ पे, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा एजेड होते हैं ना वो थे। और इनको ना कानून का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। मतलब यहाँ पे अगर हम लिख दें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये थे क्या, बुजुर्ग सदस्य थे, ठीक है। वहाँ पे जितने भी बैठे हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग यही थे, सच्चिदानंद सिन्हा साहब। और ये क्या थे, ये कानूनविद थे, प्रमुख कानूनविद। कानूनविद मतलब होता है जो कानून का जानकार हो, ये कानूनविद थे। ऐसे ही आप लोग भी लिखते जाओ। और देखो इनको कब, ये 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, आप समझ जाओगे ना ऐसा लिख दिए तो शॉर्ट में। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 1946 को अस्थायी सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था। तब 9 दिसंबर 1946 को। हालांकि यूपीएससी ऐसा डेट नहीं पूछता, लेकिन आप एक ध्यान रखो, 9 दिसंबर 1946 को इनको क्या किया गया था, अस्थायी सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। और ये अभी तुरंत बताए कि ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे इसलिए इनको चुना गया था। उसके बाद ये अस्थायी सभापति था ना, यही तो पूछ रहा है अस्थायी सभापति कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखो
सी राजगोपालचारी क्या थे? तो सी राजगोपालचारी के बारे में अगर एक लाइन यहीं पे लिख लो, ठीक है। ज़्यादा पढ़ोगे तो आप लक्ष्मीकांत में वहाँ पे डिटेल से इनके बारे में दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं सी राजगोपालचारी साहब के बारे में, फिर अम्बेडकर साहब के बारे में। तो सी राजगोपालचारी साहब क्या थे? भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अगर इनके बारे में लिखोगे तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे लिख लो। सी राजगोपालचारी साहब क्या थे? सी राजगोपालचारी साहब, गोपालचारी, ठीक है। ये क्या थे? ये थे भारत के पहले, मतलब स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र, आप लोग भी ऐसे लिखते जाओ, स्वतंत्र भारत के क्या थे? भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं, अंबेडकर साहब के बारे में पूछ रहे हैं। अंबेडकर साहब क्या थे? अंबेडकर साहब के बारे में हालांकि पॉलिटी में पढ़ोगे तो बहुत सारे इनके पास ना कार्यभार था, लेकिन ये प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब जी। क्या थे? प्रारूप समिति के, लिखते जाओ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, ज़्यादा वो कुछ लिखना नहीं है ऐसा बहुत बड़ी बड़ी लाइन। जहाँ पे लाइन हो सकता है वहाँ पे हम लिख देते हैं, बाद बाकी हम बिल्कुल शॉर्ट में ही लिखा रहे हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और देखो ये जो है ना टीटी कृष्णमाचारी, ये क्या करते थे ये साहब? इनके बारे में अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, आपको तो आंसर पता चल ही गया होगा। आंसर इसका डी है, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पॉलिटी में पढ़ोगे तो एकदम बहुत हलवा क्वेश्चन है ये। देखो ये भारतीय संविधान में ना प्रारूप समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष अगर देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे, लेकिन टीटी कृष्णमाचारी ये क्या थे? प्रारूप समिति का ही, प्रारूप समिति का अगर लिखोगे तो यहाँ पे लिख लो, प्रारूप समिति का ये क्या थे? सदस्य थे, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में लिख दिए, आप लोग डिटेल से लिखना चाहोगे तो लिख लेना। और सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में तो जान ही गए थे। और देखो ये टीएम कृष्णमाचारी साहब जो थे, ये किसी के मृत्यु पे आए थे। आप लोग को अगर याद हो तो आप लोग बता सकते हो किसके मृत्यु पे ये एंट्री हुआ था इनका? टी कृष्णमाचारी, जल्दी बताओ, नहीं याद है तो मैं खुद बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर पूरा आप लोग PYQ कर लोगे ना तो पूरा पॉलिटी हर सब्जेक्ट आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए PYQ पे जोड़ दो, बाकी मॉक टेस्ट के पीछे मत भागो। कोचिंग वाले मॉक टेस्ट अपना बेचने के चक्कर में ना पागल बना दिया है सारे बच्चे को। जितने PYQ हैं वो लगाओ। देखो टीटी कृष्णमाचारी साहब किनके मृत्यु पे आए थे? तो 1948 में ना, 1948 में क्या हुआ था? खेतान साहब, ठीक है, DP खेतान साहब का क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। तो उनके जगह पे DP खेतान साहब के जगह पे कौन आए थे? ये आए थे, टीटी कृष्णमाचारी साहब आए थे, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है CDS में, जब CDS का क्वेश्चन करवाएंगे वहाँ बताएंगे कि 2024 में ये क्वेश्चन आया है, तो उसका थीम रिलेट कर दिया यहाँ पे कि वहाँ पे ये DP खेतान के बारे में पूछ लिया था कि DP खेतान के मृत्यु के बाद कौन सा वो सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति में आए। तो कौन आए थे? यहाँ पे देखो टीटी कृष्णमाचारी, और यहीं पे है टीटी कृष्णमाचारी। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा के हम देख लिए तो इतना ही पूछता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है। UPSC जैसे ये थीम दिया तो इससे रिलेटेड ही वो पूछेगा कि ये किसके जगह पे आया था, किसके जगह पे आया था। हम तो देख लिए DP खेतान साहब के जगह पे आए थे, और आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिली। देखो जहाँ पे ऑप्शन का एनालिसिस का स्कोप रहता है, हम वहाँ पे खुद ही करवा देते हैं। आप लोग को बोलना नहीं पड़ेगा कि भैया ये छूट रहा है, ऐसा ये बच रहा है। आप लोग बस पढ़ते जाओ, ठीक है, नोट मेकिंग करते जाओ। और बहुत जल्द सारे बच्चे का ना एक जूम मीटिंग लेंगे, ठीक है। जूम मीटिंग, एक प्राइवेट ग्रुप सोच रहे हैं क्रिएट कर दें जो सीरियस स्टूडेंट हो उसके लिए। बाकी देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 1 मिनट वीडियो देखते हैं
और वो सोचता है एक ही मिनट में उसको सारा नॉलेज हो जाए, 40,000 PYQ का नॉलेज उसको 1 मिनट में हो जाए। तो ऐसे बच्चे को जूम कॉल पे एंट्री भी नहीं मिलेगी, और जो भी सीडीएस ग्रुप का स्टूडेंट ग्रुप बनाएंगे उसमें उसको एंट्री नहीं मिलेगी। जो सीडीएस रहोगे, डेली पढ़ोगे, डेली कमेंट वमेंट करोगे, तो हमको पता चल जाएगा कितने बच्चे पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, समझो, और अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है ना तो बाजू में ही इंग्लिश में लगा हुआ है, तुरंत देख लेना। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब देखो ये जितने भी अधिनियम है ना, ये अधिनियम जितने भी हैं पॉलिटी में, यहाँ से हर साल यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। जितने भी एक्ट आए हुए थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, वो सबको ध्यान से पढ़ो लक्ष्मीकांत में। वो जब भी पढ़ते हो ना तो एकदम चील की तरह आँख होनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं होता है, मिनिमम क्वेश्चन तो एक दे ही देता है यूपीएससी कैसा भी उठा के। और उसमें से 1935 ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ना संविधान, समझो तो जैसे भारत का संविधान है, उसका बहुत सारा हिस्सा 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन से संविधान के, ये भारत सरकार अधिनियम जो है 1935, अगर पूछ दे कि हमारा संविधान है उसका अधिकतर भाग कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखना 1935 का जो अधिनियम है यहीं से बहुत सारा भाग संविधान का लिया गया था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, इतना कुछ तो डिस्कशन करने से पहले ही जान गए। क्या बोल रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन एक में क्या दिया है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ, जिसको फेडरेशन बोलते, यह स्थापना का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे यही देखोगे, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे फिर कथन नंबर 2 देखोगे, ये बोल रहा है भारत और रक्षा और विदेशी संबंधी मामले को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। अब देखो ये जब पढ़ोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे इसके पॉइंट हैं इस वाले एक्ट के, तो वहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा, अगर अभी जैसे इस वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, और जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, तो जैसे ही लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना वहाँ पे पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं तो आप देख चुके हो, तो वो ज़्यादा क्लिक करेगा दिमाग में। ठीक है, तो चलो इसका जैसे ही देखोगे ना यहाँ पे कथन कौन सही है, आप सबको अगर पता हो तो इसमें से ये सही है, रक्षा और विदेश संबंधी मामले का परिसंघीय विधानमंडल के अधीन नहीं किया गया था। एक दिन हम पहले भी बता चुके हैं, अंग्रेज कोई भी अच्छा काम भारत में नहीं किया। ठीक है, हम शायद पिछला कोई क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें हम बताए थे कि अंग्रेज के बारे में अगर कुछ बोल दे, वहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पूछा था, जो कि क्वेश्चन हो गया था गलत, क्योंकि यूपीएससी ने ही उस क्वेश्चन को ड्रॉप किया था। और उसी वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि अंग्रेज जब भारत में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया, तो वो लूट करने की दृष्टि से आया था, ना कि भारत में किसी चीज़ का सुधार करने की दृष्टि से आया, या फिर भारतीय के जीवन को बेहतर करने की दृष्टि से नहीं आया था। और यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा ना तो बहुत सारे अंग्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे पढ़ो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है रक्षा और विदेशी संबंधी मामले को परिसंघीय विधानमंडल के अधीन। अब विधानमंडल अगर आप अभी भी देखोगे ना, तो हमारा क्या है, सेंटर है, सेंटर, सेंटर के नीचे फिर स्टेट डिवाइड है, स्टेट में होता है हमारा विधानमंडल। ठीक है, तो वो बोल रहा है रक्षा और विदेश। ठीक है, उस टाइम पे अंग्रेज जब लूट करने आया, वो इतना दयालु बन गया कि बोला रक्षा और विदेश संबंधी ये दे देते हैं भारत वाले को, विधानमंडल के अधीन कर देते हैं। ऐसा कभी संभव हो सकता है? अंग्रेज तो अपने लूट के लिए आया था, अगर ये सब रक्षा और विदेश मामला वाला दे देता, तो भारत में इतने क्रांतिकारी थे, वो तो कुछ अच्छा करते आज़ाद करने के लिए, तो ये कथन हो जाएगा गलत। और इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि अंग्रेज भारत में आया था, वो कुछ अच्छा करने के लिए नहीं आया था। ठीक है, उसका काम था लूट मार करना, वो जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन ले सके। अगर यहाँ पर रक्षा का वो दे देगा, फिर विदेश मामला संभालने के लिए दे देगा भारत को, तो भारत कहीं ना कहीं खुद से स्वतंत्र होने लगेगा। और अंग्रेज ऐसा तो चाहता नहीं था, अभी भी नहीं चाहता है। अभी भी अगर देखोगे कोई जैसे कि राफेल है, ठीक है, अभी भी देखोगे ना राफेल का सोर्स कोड जो होता है, सोर्स कोड
फ्रांस वाला नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर सोर्स कोड बता देगा तो राफेल में यहाँ के जितने भी साइंटिस्ट हैं उसमें अपना मिसाइल लगा देगा। तो अभी भी अंग्रेज जो है ना कुछ ना कुछ ऐसा लगा के रखता है कि हमको जितने भी भारतीय हैं उसको डिपेंड होना पड़ता है। तो अंग्रेज उस टाइम पे कभी सोचेगा ऐसा कि अरे भारत वाले को ना कुछ अच्छा करते हैं, कभी नहीं सोचेगा। तो आप लोग ऐसे रिलेट करना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला तो हो गया गलत। अब ये इसमें क्या कह रहा है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल परिसंघीय मतलब फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान था। ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। देखो इसमें हुआ क्या था, ये जब अधिनियम आया तो केंद्रीय स्तर पर, कहाँ पे, केंद्रीय स्तर पर। अगर इसको अच्छे से रेज करके हम बता दें, लिखा देते हैं यहाँ पे, जब 1935 का अधिनियम आया था तो कब कहाँ पे, केंद्रीय स्तर पर, जिसको सेंट्रल बोलते हैं ना, केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन, ठीक है, की शुरुआत हुई थी। द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है, शुरुआत हुई थी। जब ये वाला अधिनियम आया तो क्या हुआ, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन का शुरुआत हुआ। और यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेना। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ का स्थापना किया गया, ये सही है। और ये वाला कथन लिख लेना, ठीक है। ये दोनों कथन एक जैसा हो जाएगा फिर, क्योंकि आप जब भी आप लक्ष्मीकांत से ये पढ़ोगे तो वहाँ पे देखना तो अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, इसलिए बोलते हैं स्टैटिक पढ़ते रहो, PYQ लगाते रहो, ठीक है। और इसमें जो ये कह रहा है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामला को ये विधानमंडल के अधीन कर दिया गया था, ये विधानमंडल के अधीन नहीं था, किसके अधीन था, यहाँ पे अगर विधानमंडल को देखोगे ये गलत हो जाएगा, ये गवर्नर जनरल के अधीन था। किसके अधीन था, गवर्नर जनरल के, गवर्नर, यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं, जगह कम पड़ रहा है। तो विधानमंडल के अधीन नहीं था, किसके अधीन था, गवर्नर जनरल के अधीन था। इसको यहाँ से ना विधानमंडल को कट कर देना, यहाँ से अगर हम यहाँ पे कट करके यहाँ पे सही बना देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इस क्वेश्चन से बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिला, हर क्वेश्चन से ऐसे ही सीखने के लिए मिलेगा, हर क्वेश्चन को सीखो। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो और देखो। हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा कलिष्ट आता है, जिसका भी ऑप्शनल होता है हिस्ट्री का उसको थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। बाकी जितने भी बच्चे हैं जो GS करते हैं सबको लगता है हिस्ट्री थोड़ा सा टफ। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है, यहाँ पे भास ये बोल रहा है, भास की कौन सी रचना है। अब देखो भास का रचना को देखोगे ना तो भास का रचना सिर्फ यही है, सी में मध्यम व्यायोग, ठीक है। लेकिन हमको ये भी जानना है, ये भी जानना है और ये भी जानना है, तीनों को जानना है कि ये किसका किसका है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लो भास की रचना था कौन सा, मध्यम व्यायोग, यहाँ पे यही लिखा है मध्यमा व्यायोग। अब देखो ये काव्य अलंकार है ना, यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा अगर जगह बना के लिखोगे तो आप लोग यहाँ पे लिखो काव्य अलंकार। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए काव्य अलंकार से तो आपको पता होनी चाहिए ना कि यहाँ पे रिपीट किया गया था 2024 में, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ो काव्य अलंकार। ये काव्य अलंकार में क्या था, इसकी रचना का श्रेय ना, पहले यही देखते हैं इसका रचना कौन किया था। यहाँ पे लिख लो रचना, इसका रचना किया गया था भामा, इसका श्रेय दिया जाता है किसको, रचना का श्रेय किसको दिया जाता है, भामा को, भामा। अब अगर आ जाए ना कभी काव्य अलंकार के रचनाकार तो ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछ चुका है तो मे भी कभी रिपीट कर दे, ठीक है। इसकी रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, भामा को। उन्होंने इस काव्य के गुणों विशेषता को बताते हुए कवियों के लिए काव्य लिखते समय मार्गदर्शन का उल्लेख किया था, ठीक है। काव्य अलंकार में वो क्या था कि वो कवियों का मार्गदर्शन क्या था, कौन, भामा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं नाट्य शास्त्र। ये जो नाट्य शास्त्र है इसको किसने लिखा, तो यहाँ पे अगर आप लोग हेडिंग इधर नहीं बनाओगे तो यहीं पे लिखोगे, तो यहीं पे लिख लो नाट्य शास्त्र, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे, भामा। जितना जगह बचाओ और जितने कॉपी को बचाओ, टाइम भी बचेगा, कम लिखोगे तो टाइम बचेगा, ज़्यादा लिखोगे टाइम नहीं बचेगा।
देखो, नाट्य शास्त्र लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है पता है? ये भरत ऋषि थे, ऋषि भरत, ऋषि भरत। तो नाट्य शास्त्र लिखने का श्रेय ऋषि भरत को जाता है। और इसे कब लिखा गया था? यहाँ पे इसके लिए ना थोड़ा सा जगह ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबको बताएंगे तो जगह ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए अलग में फड़ेस से लिखो। नाट्य शास्त्र, देखो नाट्य शास्त्र, पहले तो यही देखो इसका रचना का श्रेय किसको जाता है? का श्रेय ये जाता है ऋषि, ऋषि जस्ट वेट करूँगा। अरे कभी कभी ना मारकर चलाओ, कहीं चल जाता है कहीं तो। इसका श्रेय जाता है ऋषि भरत को, ठीक है, ऋषि भरत को। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो आप लोग कि कभी कभी ना, जैसे आगे हम देखे थे, एक क्वेश्चन आया था कि वेद की रचना उपनिषद से पहले हुई थी। तो आप लोग ये चीज़ देख रहे हो कि कहाँ तक डीप में जाके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमको वहाँ तक प्रिपरेशन करना है। इसलिए यहाँ पे लिख लो इसकी रचना कब हुई थी, नाट्यशास्त्र की रचना तो इसने किया था, इसका श्रेय जाता है ऋषि भरत को। लेकिन इसका टाइम पीरियड देख लो, समय काल, समय काल। यूपीएससी हालांकि डेट बहुत कम पूछता है, इसलिए डेट वेट याद करने पे ज़्यादा जोर मत दो, ठीक है। ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच में, ठीक है, ये क्या हुआ था, नाट्य शास्त्र का समय काल था, इसी के बीच में ये वाला रचा गया था। और इसका श्रेय किसको जाता है? बोलो मेरे साथ, ऋषि भरत को, ठीक है। बोल बोल के पढ़ाई करो। और देखो इस अवधि के लिए ना, मतलब कि इस अवधि के बीच में इसका रचना हुआ था। और यह पुस्तक किससे संबंधित है? नाट्य शास्त्र, मतलब यहाँ पे देख ही रहे हो, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है किससे संबंधित है। बताओ आप लोग, कुछ अनुमान आ रहा है? ये पुस्तक नाटक और संगीत वगैरह से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? नाटक और संगीत से, ठीक है। और इसके नाम से भी थोड़ा सा ये अस्पष्ट हो रहा है। चलो अब अगर यहाँ पे देखें, ये बच रहा है महाभास। अब महाभास से क्या है, इसको भी लिख ही देते हैं। ये नोट कर लिए हो ना आप लोग, इसको मिटा दें? चलो, या फिर रहने देते हैं, क्योंकि जो बच्चे वो उधर देखोगे तो पीडीएफ में कुछ लिखा नहीं मिलेगा, फिर बोलोगे भैया सब कुछ इरेज ही कर देते हैं। चलो देखो, महाभास से लिख लो। और आप लोग भैया बोलते हो ना, मज़ा आ जाता है सच में, क्योंकि एक भाई के लिए ना वो जैसे जिम्मेवारी वाला आ जाता है, बोझ टाइप का। तो आप लोग बोलो भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई लाइक दैट। और मुझे टीचर बोलने वाला ना बहुत है, इधर ऑफलाइन सेंटर पे दिमाग खराब हो जाता है। भैया बोलो, कोई मज़ा आता है मुझे भी सुनने में। देखो ये महाभाष्य। अब महाभाष्य की रचना किसने किया था बताओ आप लोग, कुछ याद आ रहा है? अगर जो पढ़े होंगे थोड़ा सा भी, तो आपको पता होगा कि महाभाष्य का रचना, पहले यही लिखो रचना, इसका रचना किसने किया था? इसका रचना किया था पतंजलि ने, पतंजलि, ठीक है। लिखते जाओ मेरे साथ। अब देखो इसमें था क्या, ये शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, मतलब जिसको पंडित बोलते हैं ना, ये पतंजलि क्या थे, किसके दरबार में अगर आ जाए ऐसा कुछ कि पतंजलि कहाँ था किसके दरबार में, तो ये शुंग वंश के शासक, ठीक है, शुंग वंश के शासक ये क्या थे? पुरोहित थे, ये पुरोहित थे। अच्छा एक चीज़ देखोगे आप कि यहाँ से ना कुछ क्वेश्चन और अगर लिखा दें यहाँ पे हम, तो अष्टाध्यायी अगर कभी आ जाए कि अष्टाध्यायी किसने लिखा था, अष्टाध्यायी, ठीक है, तो वो लिखा था पाणिनि ने, ठीक है। ये सब नोट कर लो, अष्टाध्यायी, ये सब किताब का नाम दे के ना मिलाने के लिए दे देता है, ये मिलाओ, ये किसने लिखा, ये किसने लिखा, तो अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने, ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और देखो इसमें ये जो पुस्तक लिखा हुआ है ना महाभाष्य, इसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखो। पहला तो नंबर एक, यहाँ पे नंबर एक दे दो, इसको अगर हम थोड़ा सा मिटा दें। पहला तो इसमें ना यमन, जो यमन पता है ना, अभी जिसको यमन बोलता है, ठीक है,
पहले यमन मतलब होता था विदेशी जो आक्रमण करने के लिए आता था। तो यमन आक्रमण का क्या था, उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है इस पुस्तक में, यमन आक्रमण का उल्लेख। अब देखो हम क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन तो ये हम ऐसे भी बता के निकल सकते थे ना, ऐसे क्वेश्चन बता देते इसका ये सी है, सही है, चलो आगे बढ़ो। इतने डीप में क्यों बता रहे हैं, ताकि यहाँ से क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले तो आपका छूटे ना। जो बच्चे ऐसे सिर्फ भाग भाग के पढ़ रहे हैं ना, उसको पढ़ने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ क्वेश्चन पे, महाभाष्य में क्या मिलता है, यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसका रचना किसने किया, बोलो मेरे साथ बोलो। पतंजलि ने किया था। पतंजलि कहाँ पे, किसके दरबार में पुरोहित थे, तो शुंग वंश के शासक के दरबार में पुरोहित थे। इतना बात इसमें ध्यान रखना। और इस पुस्तक में ना संस्कृत व्याकरण पे चयनित नियम का वर्णन किया गया है, महाभाष्य में ही। एक चीज़ और लिख सकते हो यहाँ पे, इस पुस्तक में क्या किया गया है, संस्कृत व्याकरण, ऊपर हो गया, जस्ट वेट मिनट, संस्कृत व्याकरण के टिप्पणी या नियम, व्याकरण के नियम का टिप्पणी किया गया है, ठीक है, टिप्पणी किया गया है। तो इतना एक चीज़ आप इस पुस्तक से ध्यान रखना, कभी भी अगर आ जाए ये वाला पुस्तक के बारे में, इससे बाहर यूपीएससी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको भी पता है स्टूडेंट यूपीएससी का तैयारी करेगा कि महाभाष्य पढ़ेगा। तो इससे जितने इम्पोर्टेंट चीज़ थे जो मैंने सर्च किया, तो मुझे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ मिला वो यही सब था, इतना ही। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, काम ख़त्म हो गया। और आप लोग खुद से सर्च करते तो कितना टाइम जाता, इसलिए आप लोग सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। सर्च वर्च करने का काम मेरा है, यूपीएससी पीवाईक्यू करवाने का काम मेरा है, ठीक है। आप लोग का जो काम है आप करो, मेरा जो काम है हम करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ो पहले, ये क्या बोल रहा है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से समझो। और देखो ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, बौद्ध जैन का है, ठीक है। कल ही बताए थे हम कि बौद्ध जैन का कोई भी क्वेश्चन ना यूपीएससी कहीं ना कहीं से घुसा ही देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। तो मे बी यहाँ पे डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत डीप में बताएंगे, जितने भी हमने रिसर्च करे हैं वो सब चीज़ आपको बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ठीक है। कभी अगर इस पे क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ना नहीं है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। चलो देखो आप लोग, ये जो थे ना संघभूति, संघभूति ये क्या बोल रहा है, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे। अब देखो संघभूति के बारे में अगर हम यहाँ पे जानना चाहें तो जान लो। संघभूति, मैंने जब संघभूति के बारे में रिसर्च कर रहा था तो अलग अलग आर्टिकल को पढ़ा, तो वहाँ पे मुझे मिला संघभूति एक बौद्ध भिक्षु थे जो कि भारत के ही थे। तो भारतीय बौद्ध भिक्षु, यहाँ तक तो ये वाला लाइन सही है। ये संघभूति क्या था, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चौथी सदी में के अंत में चीन की यात्रा की। अब देखो संघभूति से, ये संघभूति जो है सर्ववस्तिवाद विनय, ये बौद्ध धर्म का ही है, ये श्रवस्तिवाद, ठीक है। इसका बौद्ध धर्म जब पढ़ोगे ना, उसके पवित्र पवित्र पुस्तक में से ये सब आते हैं, ठीक है। सर्वस्तिवाद विनय पर पर भाष्य के लेखक थे। भाष्य के क्या थे, लेखक थे। अब ध्यान रखना ये चीज़, संघभूति थे क्या, सर्वस्तिवाद विनय पर भाष्य के लेखक थे, याद रखना। और इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ को चीनी में अनुवाद किया था। संघभूति क्या किए थे कि बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ को चीनी में अनुवाद किया था। बौद्ध ग्रंथ को किस में अनुवाद किया था, चीनी में। अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट दे दे कि वह कौन सा लेखक था जिसने कि बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ को चीनी में अनुवाद किया, और ऑप्शन में अगर संघभूति दिखे, वहाँ पे आपका दिमाग जाना चाहिए, क्योंकि ये डिस्कशन का पार्ट है। अगर हम यहाँ पे बीसी बता के आगे बढ़ें तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। तो अभी यहाँ पे देखो संघभूतिवाद ये था क्या,
सर्वस्तिवाद विनय पर भाष्य के लेखक थे। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अभी यहाँ देखो ये और क्या किए इन्होंने, विनय पीटक, बौद्ध धर्म का ये एक पवित्र पुस्तक विनय पीटक, ये क्या किए, विनय पीटक का भी विस्तृत व्याख्या किया था। और विनय पीटक, ये जो था विनय पीटक का क्या किया था, विस्तृत व्याख्या। तो संघ भूति से आपने क्या सीखा, सर्वस्तिवाद विनय पर भाष्य के लेखक कौन थे, संघभूति। बौद्ध ग्रंथ को चीनी में अनुवाद किसने किया, संघभूति। विनय पीटक पर विस्तृत व्याख्या किसने किया, संघभूति। ठीक है, संघभूति देख लो कितना काम कर रहा है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो है ना सर्वस्तिवाद विनय, ये वाला सर्वस्तिवाद विनय जो है, यही देख लो यहाँ पे लिखा है, ये कब शुरू हुआ था पता है, कोई बता सकते हो, द्वितीय बौद्ध संगति के बाद। तो अगर कभी आ जाए ना स्टेटमेंट बौद्ध धर्म से, तो फिर बोलोगे ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ये PYQ का पार्ट है। ठीक है, ये कहाँ पे ये हुआ था, द्वितीय, इसका उदय कब हुआ था, उदय लिख लो इधर, द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगति के बाद हुआ। ठीक है, सर्वस्तिवाद विनय का उदय कब हुआ, द्वितीय संगत बौद्ध संगति के बाद हुआ था। अब देखो नेक्स्ट अगर देखोगे ना, इसको भी जानेंगे और इसको भी जानेंगे, ललित विस्तार, ये जितने भी हैं ना ये सबको जानेंगे। अब ये अगर दूसरा कथन देखोगे, सॉरी दूसरा ऑप्शन देखोगे, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ललित विस्तार। ललित विस्तार देखने से पहले आप यही देखो कि ललित विस्तार है किससे संबंधित। ये है तो हालांकि बौद्ध धर्म से ही संबंधित, लेकिन बौद्ध धर्म में भी सेट है। ठीक है, महायान हीनयान जब बौद्ध धर्म पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो ललित विस्तार जो है कौन से धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से ना, बौद्ध धर्म का एक सेट है महायान। ठीक है, महायान, तो ये महायान से संबंधित है, ध्यान रखना। ये किससे संबंधित है, ललित विस्तार महायान से संबंधित है। अब इसमें हुआ क्या था, गौतम बुद्ध का, इसमें अगर इसको हम यहाँ पे इरेज करके, संघभूति वाले को आपने लिख लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ क्या था, ललित विस्तार में हर एक जितने भी कथन है ना, सबको एकदम ललित विस्तार के जैसे विस्तार से पढ़ो। ललित विस्तार, यहाँ पे इसका नाम हालांकि विस्तार है, बहुत जगह पे ललित विस्तार लिखा रहता है। तो ललित विस्तार पहले यही लिखो, किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से। अब ऑप्शन में बौद्ध जैन दोनों दे देगा, तो आपको पता होनी चाहिए ना कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में भी किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म में भी महायान से, महायान से। अगर मान लो यूपीएससी को ना बच्चे के साथ मजाक करना होगा, वो यहाँ तक दे देगा ललित विस्तार बौद्ध धर्म से संबंधित है, और वो दे देगा कि बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, यहाँ महायान की जगह पे दे देगा हीनयान शाखा। तो आपको ये पता होनी चाहिए ना, ये हीनयान शाखा से नहीं, ये महायान शाखा से संबंधित है। देखो अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो ललित विस्तार में हुआ क्या था, ललित विस्तार जो पुस्तक है, इसमें बौद्ध गौतम बुद्ध की, जब हम बुद्ध बोले तो समझ जाओ आप गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध की ऐसे लिख दिए हैं शॉर्ट में, आप समझ जाना कि गौतम बुद्ध लिखा है, उतना लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो गौतम बुद्ध का पौराणिक क्या था, ये पौराणिक जीवन का विवरण मिलता है इसमें। पौराणिक जीवन का विवरण देने वाला ये क्या था, प्रतिष्ठित ग्रंथ था। ठीक है, जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के द्वारा फिर ये विस्तार होने लगा था। तो आप लोग यहाँ से क्या सीखे, ये किस धर्म से था, बौद्ध धर्म से। बोलो मेरे साथ, रिवीजन करो। और फिर ये बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है, महायान शाखा से। ठीक है, तो इतना इस वाले क्वेश्चन से समझ गए आप। और ये सर्वस्तिवाद विनय ये तो हम बता ही दिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, विशुद्ध मग्गो। तो इसको देखोगे ना, पहले तो यही बताओ कि ये विशुद्ध मग्गो जो है, इसका यही है विशुद्धि मग्गो। ठीक है, नाम कैसा कैसा कलिष्ट रखता है, इसको मिटा देते हैं। हालांकि इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। विशुद्धि मग्गो का इसका रचना किसने किया था, रचना, अगर इसके रचना के बारे में देखोगे तो इसका रचना बुद्ध घोष के द्वारा हुआ था। ठीक है, लिखो
किसके द्वारा? बुद्ध घोष के द्वारा, बुद्ध घोष के द्वारा, ठीक है। और देखो बुद्ध घोष ने ये था किससे संबंधित? खेड़वाद था ना। अगर आप सेठ पढ़ोगे इसके बौद्ध धर्म के, इसमें सेठ सब सेठ बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट देखो, चलो पहले ये बताओ, मेरे साथ बोलते जाना सब, ठीक है। इसकी रचना किसने किया बताओ, अभी तुरंत बताएं। बुद्ध घोष, किसने किया था रचना? बुद्ध घोष ने, ठीक है। अब ये किस धर्म से संबंधित है? हालांकि ये ऐसा ये नहीं मत समझ लेना कि बुद्ध नाम आ गया तो बुद्ध बौद्ध धर्म से है, ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित, ठीक है। ये किससे संबंधित है? थेरवाद बौद्ध धर्म से, थेरवाद बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से। किससे? महायान, महायान संप्रदाय से, ठीक है, इससे संबंधित है। अब यहाँ पे ना अगर देखोगे एक बचता है प्रज्ञा परमिता सूत्र, चलो इसको भी देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो अगर ये कथन एक को देखें तो ये बोल रहे हैं प्रज्ञा परमिता सूत्र ये है क्या? ये विभिन्न सूत्र और मतलब बहुत सारे पुस्तक हैं, ठीक है, बहुत सारे पुस्तक का एक संकलन है। संकलन मतलब जैसे कोई एक पुस्तक यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे बी, यहाँ पे कोई किताब सी। अब इन सारे किताब में जितना नॉलेज होगा ना, उन सारे किताब को अगर हम मिला के एक कोई पुस्तक बना दे बहुत बड़ा सा डी, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पुस्तक बना दे बड़ा सा डी, तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रज्ञा परमिता सूत्र, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सूत्रों का एक क्या ये संकलन है, ध्यान रखना। और इसको लिखने का श्रेय ना, इसकी रचना का श्रेय किसको जाता है? नागार्जुन को जाता है। किसको जाता है? इसको थोड़ा सा पतला कर देता है, इसका लिखने का श्रेय नागा अर्जुन को जाता है, नागार्जुन को, ठीक है। और इसमें देखोगे ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पे लिख दें क्या इधर? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से। तो आपने इस क्वेश्चन से कितना कुछ सीखा? भले कोई क्वेश्चन का अगर डिस्कशन करते हैं हम, तो उस क्वेश्चन में ना टाइम लग जाता है। अब टाइम लगने के पीछे रीजन क्या है देखो, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ना आप लोग ध्यान से सुनो और कमेंट करना। अगर कोई क्वेश्चन के पीछे टाइम लग रहा है तो क्या उस टाइम को हम लगाएं या नहीं लगाएं? अगर नहीं लगाना होगा तो हम ऊपर ऊपर से बता के आपको निकल सकते हैं। ऊपर ऊपर से बताने का मतलब कि इतना डीप में हमको जाने का ज़रूरत फिर होगा भी नहीं, क्योंकि हम बता देंगे इसका आंसर सी है, ठीक है, और थोड़ा सा इसका व्याख्या कर देंगे। इतना चीज़ ना आपको किताब में भी मिल जाएगा, कोई भी XYZ कोचिंग का किताब लोगे तो उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन इतना डीप में वो नहीं बताएगा। और फिर जब यूपीएससी के PYQ देखोगे, जब रिपीट होगा, फिर पता चलेगा अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो सिलेबस में और PYQ में था ही नहीं। PYQ में रहता है लेकिन आप उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो। अगर किसी को लगता है ना कि मतलब क्वेश्चन कम ही डील हो पाता है, क्वेश्चन कम डील हो पाता है, तो वो कमेंट कर देना। क्वेश्चन को अगर ज़्यादा डील कर पाओगे तो हम वो भी कर देंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी डील कर सकते हैं, कोई वो हमारे बस हाथ की है, तुरंत कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे फिर ये मत खोजना कि इतना व्याख्या नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इस वाले कमेंट को ना जितने भी भाई हो जो रेगुलर कमेंट करते हो, जो रेगुलर क्लास देखते हो, बताना करना क्या है, ठीक है। एक्सप्लेशन ये जो दे रहे हैं, अगर इसको शॉर्ट करना है तो वो भी बताना, या फिर जैसे करवा रहे हैं वैसे ही चलने दें, ठीक है। आप लोग बता देना। देखो ये क्या कह रहा है, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। और ये क्यों पूछा है? क्योंकि ये 2024 में पेपर हुआ और ये 2023 में शायद करंट अफेयर में होगा, ठीक है। शायद का ये 100% करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए वहाँ से ना उठा के वो रिपीट कर दिया। हालांकि ये अब करंट अफेयर में नहीं है, लेकिन हमको तो पढ़ना है, क्योंकि मे भी
कभी यूपीएससी का दिमाग घूमे और पूछ ले तो उससे बढ़िया है तैयार कर लो। देखो, शांति निकेतन, पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर देते हैं। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था पता है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो अगर हम RNT लिख दें क्या शॉर्ट में, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। स्थापना कब किया गया था? 1921 में। इतना ध्यान रखना, अगर कभी आ जाए ना मैच द कॉलम में शांति निकेतन का स्थापना, तो आपको ध्यान होनी चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर 1921, ठीक है। अब देखो, ये रानी की वाव जो है, इसको 2014 में यूनेस्को के उसमें शामिल किया गया था, 2014 में, ठीक है। 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का जो लिस्ट आता है उसमें शामिल किया गया था। अच्छा, यहाँ पे ना दो तीन चीज़ लिख लो रानी की वाव से। रानी की वाव, तो रानी के वाव किस नदी के किनारे है बताओ? है किसी को पता? सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये 11वीं ईस्वी में एक राजा के स्मारक के रूप में बनाया गया था, ठीक है। ये रानी का जो भाव है, इसे 11वीं ईस्वी में एक राजा के स्मारक के रूप में क्या किया गया था? बनाया गया था। कब बनाया गया था? 11वीं शताब्दी। चलो, इतना कुछ नोट डाउन आपने कर लिया होगा। और इसे यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में तो इसको 2014 में शामिल किया गया था। इतना इस वाले एक कथन से, एक जो ये विकल्प दिया है ना रानी की वाव, उससे हमको इतना जानकारी मिला। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2014। अब इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ही, इतना ही जितना हम बता रहे हैं ना उतना चलते चलो। हमको 40,000 क्वेश्चन तक पहुंचना है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ काउंट करें ना क्वेश्चन, तो यहाँ से देखो कितने बन गए, 1 2 3। सिर्फ एक कथन से कितना क्वेश्चन निकला? 3। इससे कितना निकला? 1। देख रहे हो, इतना डिटेल में कौन करवाएगा आपको बताओ? ये आप ना अगर कोई पेड कोर्स भी लोगे वो भी नहीं करवाएगा, क्योंकि उसको भी तो फिर नेक्स्ट कोर्स रेडी करना है। और हम क्या बोले, ये मेरा फर्स्ट बैच है, फर्स्ट बैच। और पहला जो भी चीज़ होता है ना हमारे घर में, वो भगवान के नाम से दान किया जाता है, मतलब फ्री। इसलिए ये पूरा बैच, PDF और आपका टीचर सब कुछ आपके साथ ही है, विदाउट एनी फीस। कोई सिंगल रुपये का भी फीस नहीं ले रहे हैं। आप लोग बस पढ़ो। और हम चाहते हैं कि जो भी इस सीरीज़ को देख रहे हो, जितने भी बच्चे का ना ग्रुप बनाएंगे, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, जितने भी बच्चे उसमें जुड़ोगे, उसका हम कम से कम जिम्मेवारी लेंगे कि उन सारे बच्चे का प्रीलिम्स निकलवाना वो मेरे हाथ में होगा, ठीक है। फिर उसके लिए अलग से हम क्लास भी लगेंगे, उसका CSAT का भी बहुत कुछ सोचे हैं। अभी चलने दीजिए, अभी देखते हैं क्या क्या आगे हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, होयसला के पवित्र मंदिर समूह। अब देखो, ये जो है ना होयसला के पवित्र मंदिर समूह, ये बना कब था? ये बना था 10वीं से लेके 14वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है, के बीच में इसे बनाया गया था। अब देखो, नेक्स्ट अगर देखोगे, ये क्या है? महाबोधि महाबोधि मंदिर परिषद। अच्छा, इसमें से ना थोड़ा सा और इसको लिख सकते हो, 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था ये होयसला का मंदिर, ठीक है। इसमें 1 2 पॉइंट और लिखो। पहला पॉइंट तो यही देखो, ये कब बना था ये तो बता दिए। अब देखो, ये मंदिर ना किसके लिए समर्पित है? ये मंदिर भगवान विष्णु के लिए। किसके लिए? यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ पे हटाते हैं इसको, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ हौसला का मंदिर। ये किस भगवान के लिए है बताओ? भगवान विष्णु के लिए। किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए। अच्छा, ये मंदिर का आकार कैसा है पता है? ये गोलाकार, जैसे नागर शैली और बेसर शैली में मंदिर बनते हैं ना, उस आकार का नहीं है, ये तारे आकार का है। इस आकार का, तारे आकार का है, ठीक है। और इसको किसने बनवाया था पता है? इसको बनवाया था विष्णुवर्धन ने। किसने? विष्णुवर्धन, जो चोल शासक थे, अपनी विजय के उपलक्ष्य में क्या किए थे? बनवाए थे इसको, विष्णुवर्धन। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये जो होयसला का मंदिर है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है याकची नदी। याकची नदी के तट पर।
ठीक है। और इसको जब यूनेस्को में शामिल किया गया था तो इसको 48वां, सॉरी 42वां, मतलब 48वां नहीं 42वां यूनेस्को धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो इतना कुछ आप इसको ध्यान रख सकते हो। और एक पॉइंट और लिख लो, ये है कहाँ पे स्थित, तो कर्नाटक के बेलूर या फिर हेलविडी है ना। अगर उतना नहीं भी ध्यान रखोगे तो इतना याद रखो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। हालांकि ये है हेलीविडू में, ठीक है, हेलीविडू में। तो इतना कुछ एक मंदिर से ये ध्यान रखो कि कहाँ पे था, क्या था, सब कुछ पता थोड़ा थोड़ा रख लो। ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन लिए तो बैठ के उस पर पीएचडी करने लगे हैं, फिर आप पूरा क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। तो इतना जानकारी रखना सफिशियंट है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बोध गया महाबोधि मंदिर परिसर। इसको देखो, इसको आप लोग ने नोट डाउन कर लिया तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलो, पीवाईक्यू में ना पीएचडी करवा देंगे, टेंशन मत लो, पीवाईक्यू में पीएचडी करवा देंगे, ठीक है बेटा। आप लोग बस जैसे बता रहे हैं वैसे चलते चलो मेरे साथ। देखो ये क्या बोल रहा है, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। देखो अगर हम इसको देखोगे तो पहले ये बताओ, ये नोट डाउन कर लो, ये है कहाँ पे स्थित, तो ये बिहार में, कहाँ पे, बिहार के बोध गया में स्थित है। कहाँ पे, बिहार के बोध गया में। और किस नदी पे, तो ये है फल्गु नदी, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है एक, गंगा का एक सहायक नदी है, उसका नाम है फल्गु नदी। क्या नाम है, फल्गु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका संबंध किससे, अगर आप लोग बोधि वृक्ष सुने होंगे, इसका संबंध है गौतम बुद्ध से। किससे संबंध है, जिसको भगवान बुद्ध भी बोलते हैं, भगवान बुद्ध से। तो आपने इस वाले क्वेश्चन से कितना कुछ नोट डाउन किया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है किसको किसको 2023 में शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि इसको देखो, इसको 1921 में ही, सॉरी 1921 बता रहे हैं, इसको 2002 में, कब, 2002 में, ठीक है, इसको 2002 में ही यूनेस्को के धरोहर में शामिल कर लिया, तो ये तो होगा नहीं। अब बचा होसला मंदिर और ये शांति निकेतन, इस दोनों को 2023 में शामिल किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 2023 में। तो यही पूछ रहा है ना कि परि उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को 2023 में शामिल किया गया, तो केवल दो को, ठीक है। और केवल दो में कौन कौन है, होसला के मंदिर और शांति निकेतन। और इस दोनों के का डिटेल आप लोगों ने देख ही लिया। अब यहाँ से शुरू होता है हिस्ट्री का क्वेश्चन, हो गया यहाँ पे एंड। अब यहाँ से शुरू होता है पॉलिटी का क्वेश्चन। तो पॉलिटी का क्वेश्चन कल शुरू करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, कल से शुरू करेंगे किसको, पॉलिटी को। और पॉलिटी में तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आप लोग जितने भी बच्चे हो आराम से पढ़ो, आराम से नोट मेकिंग करते जाओ, और जहाँ पे जो भी दिक्कत हो वो क्वेश्चन आप पूछ लो। जब भी आपका Q&A होगा, ठीक है, एक पहला Q&A आज हुआ, ऐसा ही हर वीक में या फिर मंथ के लास्ट में एक Q&A होगा। उसमें जितने भी बच्चे ने जो भी डाउट पूछा होगा सारे डाउट को मेंशन किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग जितने भी भाई बहन हो, जो भी क्लास को देखते हो, आप लोग से एक निवेदन है कि नोट को ज़रूर बनाओ, क्योंकि बार बार लेक्चर देखने का आपके पास टाइम नहीं है, समझ रहे हो ना। और नोट मेकिंग होगा तो आप लोग तुरंत पढ़ लोगे। नोट मेकिंग करो, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उस तक शेयर ज़रूर कर दो इसको। आज तक हम ये सब बोलते नहीं हैं शेयर सब्सक्राइब के लिए, लेकिन आज बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत कम बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि कुछ कुछ
आप लोग अगर मदद नहीं करोगे तो कैसा चल पाएगा ये कोचिंग। तो आप लोग जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उस तक शेयर करो, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उस तक शेयर भी मत करो। और ये सब चीज़ हम कभी बोलते भी नहीं हैं, आप लोग कर देना ये सब, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग कर लोगे। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई क्लास में, और नई क्लास शुरू करेंगे यहाँ से क्वालिटी से। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से, और अपना और अपने माता पिता का, माँ बाप का ज़रूर ही ख्याल रखो, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई भी नहीं है धरती पे, कोई भी नहीं। इसलिए माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, पढ़ाई करो, आईएएस बनो, और देश में अपना नाम करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।